स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आवर्त सारणी। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे आपके बिल्कुल एकदम डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, रट कर नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ में आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाऊंगा। कहाँ से क्या था, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत विभव, आयनन एंथैल्पी, एक से एक चीज़ में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आपको वीडियो को पूरा देखना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आवर्त सारणी से। तो देखिए, सबसे पहले आवर्त सारणी में मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, यानी जो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 जो होते हैं स्तंभ होते हैं। ये आपको देख रहे होंगे, ये 17 यानी 18। 18 क्या होते हैं इसमें, स्तंभ कह दीजिए, वर्ग कह दीजिए या समूह कह दीजिए। तो 7 आवर्त, 18 वर्ग या 18 आप समूह कह दीजिए होते हैं आवर्त सारणी में। पहली बात। दूसरी बात कि आवर्त सारणी में जो वर्ग यानी आवर्त की संख्या वो 7 ही क्यों रखी गई है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 ही क्यों है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अभी तक कोई सा भी एलिमेंट, कोई सा भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके पास 7 से ज्यादा कक्षाएं हो। यानी मैक्सिमम जो कक्षाएं हैं वो कितनी है, 7 है। देखिए, टोटल जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 118। और 118 में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास 7 से ज़्यादा कक्षाएं हों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम यानी बड़े से बड़े एलिमेंट के पास सिर्फ 7 ही कक्षाएं, इससे ज़्यादा नहीं है। आगे खोज होगी तो देखा जाएगा, आवर्त सारणी भी मॉडिफाइड हो जाएगी। इसमें वैसे काफ़ी सारे अभी दोष भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हो, तो इसी के अकॉर्डिंग 18 क्या होते हैं, इसमें वर्ग होते हैं। दूसरी बात हम जानेंगे, देखिए पहले और दूसरे आवर्त को, इसको कहते हैं हम एस ब्लॉक। ये बीच वाला होता है हमारा डी ब्लॉक, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, और नीचे होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एस ब्लॉक यानी इन दो स्तंभ को क्यों रखा गया है एस ब्लॉक में, या एस ब्लॉक इन्हें तत्व क्यों कहते हैं, ये पी ब्लॉक क्यों है, और इन यानी कि पी ब्लॉक में कितनों को रखा गया है, 6 को रखा गया है, डी ब्लॉक में 10 को क्यों रखा गया है, और एफ ब्लॉक में 14 को क्यों रखा गया है। इससे पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो अफवाहों ने दिया था, अफवाहों ने नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p ये नियम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं, देखिए इधर से चलते हैं, जैसे आपको निशान लगा के मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से घूम के फिर यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ से आते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है, तो यहाँ से देखिए, जैसे मैंने हाइड्रोजन का निकाल रखा है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। तो 1 कितना होता है, 1s 1 होता है, सॉरी यहाँ पर 2 हो गए, 1 होता है, 1s 1। क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, तो 1s 1। और इस तरह से जब इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया, एस में गया है, एस उपकोष में गया है, तो किसका तत्व हो गया, एस विलोक तत्व हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हम बात करें, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 8 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s1 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास 2 कक्षाएं होती है। पहली कक्षा में जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 2, और दूसरी कक्षा में 6 होते हैं। तभी से अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है वो कितने की होती है, 2 की जरूरत होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर नेगेटिव क्यों आता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पे, ग्रहण करने वाले पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप चाहते हैं इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा एक प्रॉपर वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक का, जिसका पी में जाएगा वो पी ब्लॉक का, और जिसका डी में जाएगा वो डी ब्लॉक का। तो आगे चलते हैं हम आवर्त सारणी पे। तो यहाँ पर देखिए, आवर्त सारणी में 2 आवर्त रखे गए हैं। अब मैंने अभी आपको बताया है कि एस जो उपकोष होता है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने, 2। ध्यान रखना है, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्गों की संख्या कितनी है, 2 है। पी ब्लॉक में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम पी ब्लॉक यानी जो पी उपकोष होता है उसमें कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पी ब्लॉक है इसमें जो वर्ग है वो कितने हैं, 6 हैं। सारे का सारा इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कोष में जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो हीलियम होता है यानी हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1s2।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 है, उसके बावजूद भी ये पी ब्लॉक में कैसे चला गया। तो ये पी ब्लॉक में इसलिए आता है कि फ्रेंड जो वर्ग 18 होता है, वर्ग 18 को शून्य वर्ग कह दीजिए। ये जो वर्ग 18 है शून्य वर्ग कह दीजिए, उत्कृष्ट गैसें कह दीजिए, अक्रिय गैसें कह दीजिए। इसमें सारी की सारी क्या है, ये अक्रिय गैसें रखी हुई है, यानी नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। और हीलियम भी क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो हीलियम के गुण वगैरह सारे किससे मिलते थे, अक्रिय गैस से, वर्ग 18 से मिलते थे। तो इसीलिए हीलियम को कहाँ पर रखा गया है, वर्ग 18 में रखा गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस, जिसका पी में जाएगा वो पी, जिसका डी में जाएगा वो डी, और जिसका एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैं बता रहा था आपको कि इनमें एस में 2 ही क्यों आते हैं, या इसके पास 2 ही आवर्त, 2 ही वर्ग क्यों हैं, या 2 स्तंभ क्यों है, क्यों, क्योंकि एस जो उपब्लॉक है वो मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बात करें हम पी की, पी मैक्सिमम कितने रख सकता है, 6। तो यहाँ पर जो स्तंभ है कितने हैं, 6 हैं। ऐसे ही जो डी ब्लॉक है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 10। तो यहाँ पर जो वर्ग है, यहाँ आप समूह कह दीजिए, कितनी इनकी संख्या, 10 है। एफ ब्लॉक में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 14, यानी कि 14। तो इनके पास जो वर्ग कह दीजिए या स्तंभ कह दीजिए कितने हैं, 14 हैं। तो 14 समूह है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि आवर्त सारणी में 7 ही वर्ग क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी आप इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, सॉरी किसी भी आप एलिमेंट को देख लीजिए, किसी भी तत्व को देख लीजिए, उसके पास 7 यानी 7 से ज़्यादा अभी तक कक्षाएं नहीं हैं। तो इसलिए आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है, यानी आवर्तों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो फ्रेंड्स आई होप ये एस ब्लॉक, और अगर हाँ आप चाहते हैं एस ब्लॉक वगैरह को डिटेल में पढ़ना बिल्कुल, तो आप कमेंट कर दीजिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अभी अगर मैं आपको इसमें बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी काफ़ी कुछ हमको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये आपको रटने नहीं है फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको याद रखने हैं। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कह दीजिए, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। देखिए, किसी भी आवर्त में हम चलेंगे, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा आवर्त है, दूसरा आवर्त। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, जो दूसरे आवर्त में आते हैं उनके पास सबके पास 2-2 कक्षाएं होती हैं। 3 आवर्त वालों के पास सबके पास 3-3 कक्षाएं होती हैं। जो आवर्त 4 में आते हैं सबके पास 4-4 कक्षाएं। आवर्त 5 वालों के पास सबके पास 5-5 कक्षाएं। आवर्त 6 वालों के पास 6, और आवर्त 7 वालों के पास सबके पास क्या होंगी, 7-7 कक्षाएं होंगी। तो ये तो हो गई कक्षाओं की बात। अब किसी भी आवर्त में हम चले तो भाई यहाँ पर देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सारे के सारे आप किसी भी आवर्त में देख लीजिए, बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर क्या लिखा है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, सॉरी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। अभी आप इसको अलग कर दीजिए, यानी जो अक्रिय गैस है इसको आप अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बात 2 की, तो सबके पास 2-2 कक्षाएं हैं। भाई अगर कोई भी हमारा नाभिक है, इसके पास कितनी कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं। लेकिन होता क्या है, जैसे बाएं से हम दाएं जाते हैं तो इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, सपोज कीजिए पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गए, तो ध्यान रख लीजिए, नाभिक पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को करते हैं आकर्षित, और जब ये आकर्षित करते हैं तो सबके पास भाई इनके पास 2 कक्षाएं हैं। तो जब ये आकर्षित करते हैं तो ये अपनी तरफ को खींचते हैं, और जब खींचते हैं तो ये कक्षा थोड़ी क्या होती है, नाभिक की ओर को सिकुड़ जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। और जब छोटी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक यानी इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ऐसी हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि तीसरे में। अब अगर हम वर्ग तीसरे की बात करते हैं तो इसमें यानी आवर्त तीसरे की बात करते हैं तो सबके पास कितनी कक्षाएं, यहाँ पर 3-3 कक्षाएं हैं। तो कोई भी नाभिक है, भाई हम सोडियम को ले लेते हैं, कक्षाएं कितनी है इसके पास, 3। ऐसे ही मैग्नीशियम को ले लीजिए, या एल्युमिनियम को, या सिलिकॉन को, इनके पास भी कक्षाएं कितनी है, 3-3 है। लेकिन आप सिलिकॉन, फास्फोरस या सल्फर की बात करेंगे, या क्लोरीन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, कक्षाएं की संख्या तो सेम है, लेकिन अंतिम जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप देख लीजिए, जब यहाँ से
आकर्षण लगाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो कक्षा का आकार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नाभिक की ओर को झुकाव हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। बात करें जो हमारे ये एलिमेंट है यानी वर्ग 18 के, शून्य वर्ग के, तो ध्यान रखिए इनकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें जो परमाणु त्रिज्या मापी जाती है वो मापी जाती है वंडरवाल नियम से। यानी वंडरवाल जो बंद होते हैं और वंडरवाल बंद होते हैं सबसे ज़्यादा बड़े, सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या की वैल्यू क्या होती है, घटती है। अब ऐसी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी आवर्त में, सॉरी, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा कैसे, ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नाभिक के आकर्षण बढ़ने के कारण क्या होती है, कक्षाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में क्लियरली देखिए, किसी भी वर्ग की आप बात कीजिए, वर्ग 1 की, 2 की, किसी भी वर्ग की आप बात कीजिए, तो अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो मैंने आपको बताया इसके पास 2 कक्षाएं, इसके पास 3, यानी पहले के पास 2, उसके बाद 3, उसके बाद नीचे आप चलेंगे 4 कक्षाएं। तो सीधी सीधी आप देख लीजिए कक्षाएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और जब कक्षाएं बढ़ रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे आने पर तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी यानी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनन विभव होता क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। गैसीय अवस्था में, ध्यान रखना आपको, गैसीय अवस्था में किसी भी यानी किसी भी तत्व की, गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा से, कौन सी कक्षा से, अंतिम कक्षा से, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा दी जाती है या व्यय की जाती है उसे ही आयनन विभव कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व की, किसी भी एलिमेंट की गैसीय अवस्था में अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या व्यय की जाती है उसे ही आयनन विभव कहते हैं। अब मैंने आपको बताया बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। अब आप इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, यानी कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया कि भाई अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, भाई हमारी छोटी होती है। छोटी होती है क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से हम चल रहे हैं कक्षाएं हमारी छोटी हैं यानी परमाणु त्रिज्या क्या है, छोटी है। छोटी होने का मतलब है जो अंतिम कक्षा है नाभिक के ज़्यादा पास है, और जब नाभिक के ज़्यादा पास होगी तो भाई नाभिक पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करके रखेगा। और जब आकर्षित करके रखेगा तो अगर हम पोटेशियम की बात करें और हम ओस्मियम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ओस्मियम का आकार जो है, परमाणु त्रिज्या जो है वो पोटेशियम से छोटी है। और जब पोटेशियम से छोटी है, देखिए जबकि कक्षाएं दोनों के पास 4-4 हैं लेकिन इसका आकार इससे छोटा है, तो इसके नाभिक का जो आकर्षण होगा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा होगा, और इसके एज कम्पेयर टू किसके, कैल्शियम के यानी वाई वाले के। तो क्या होगा, इसकी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू पोटेशियम के। तो आप किसी भी आवर्त में लेफ्ट वाले को अगर देखते हैं तो राइट वाले में क्योंकि आकार छोटा होगा तो क्या होगा, उसकी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा हमको ऊर्जा देनी होगी, ज़्यादा ऊर्जा लगानी होगी। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कक्षाओं की जो यानी आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी परमाणु त्रिज्या आप कह सकते हैं घटती जाती है, और जब परमाणु त्रिज्या घटती जाती है यानी आकार छोटा होता जाता है तो होता क्या है कि नाभिक के ज़्यादा पास आ जाती है अंतिम कक्षा, और नाभिक का उस पर आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो नाभिक के आकर्षण ज़्यादा लगता है, तो इस कारण क्या होता है,
ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसे आप आयनन विभव कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा कह सकते हैं, या आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई अगर लेफ्ट से आप राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। अब देखिए आप इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि भाई अगर हम किसी भी वर्ग में भी आप वर्ग में चल लीजिए तो कक्षाओं की संख्या क्रमशः बढ़ती है। भाई जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जैसे जैसे देखिए ये नाभिक है, यहाँ पर 2, इसके पास 3, इसके पास भाई 4 कक्षाएं हैं। तो अगर मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आकार बाएं से दाएं जाने पर क्यों बढ़ता है नाभिक यानी आयनन विभव, क्योंकि परमाणु का जो होता है, नाभिक का जो होता है आकर्षण अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। तो यहाँ पर तो देखिए जो अंतिम कक्षा है वो नाभिक से दूर जाती रही है, और जब दूर जा रही है तो यहाँ पर जैसे जैसे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को गैसीय अवस्था में यहाँ से निकालने के लिए जब दूर जा रही है तो आकर्षण क्या होगा? कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा खर्चनी होगी। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आयनन विभव का मान क्रम से क्या होता है? कम होता है, यानी कि घटता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो बढ़ता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ध्यान रखना आपको, विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे पहले मैंने आपको फिर से बताया है कि विद्युत ऋणात्मकता का आपको पता होना चाहिए। अब दो बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि बाएं से दाएं जाएंगे भाई आकार छोटा होता है, और जब आकार छोटा होगा तो नाभिक आकर्षण ज़्यादा होगा, और नाभिक आकर्षण ज़्यादा होगा तो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अंतिम कक्षा से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी। ये बात हम जान चुके हैं बिल्कुल क्लियरली। अब यहाँ पर है विद्युत ऋणात्मकता। तो एक बात ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी भी एलिमेंट द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब जरा आवर्त सारणी में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमें पता है कि जी अगर हम पोटेशियम किसी की भी, आप रुबिडियम की बात कीजिए, किससे? आप टेलुरियम से या एंटीमनी से बात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आवर्त तो सेम है ना, आवर्त क्या है? सेम है। लेकिन हमको पता है कि जो रुबिडियम है इसकी जो है टेलुरियम से कह दीजिए या एंटीमनी से कह दीजिए, परमाणु त्रिज्या जो है इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो हम कह सकते हैं भाई कक्षाएं दोनों के पास सेम सेम है। या आप दूसरी कक्षा में ले लीजिए, दूसरी कक्षा में क्या है हमारे पास? बेरिलियम है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसके पास भी दो कक्षाएं हैं, यानी बेरिलियम के पास भी दो कक्षाएं और ऑक्सीजन के पास भी दो कक्षाएं हैं। लेकिन होगा क्या? ऑक्सीजन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा, और जब आकार छोटा होगा तो इसके नाभिक का आकर्षण क्या होगा? अंतिम कक्षा पर ज़्यादा लगेगा, और इस एज कंपेयर टू किसके? बेरिलियम के। तो यहाँ पर देखिए जब आकर्षण ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की, एज कंपेयर टू किसके? बेरिलियम के। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो भाई आकार छोटा होने के कारण, परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है ज़्यादा होती है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसे ही साथ में बता दूं कि आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर भाई क्योंकि आकार कम हो रहा है तो अपनी ओर खींचने की ताकत बढ़ रही है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। और आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। ध्यान रखिए, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये मैंने आपको दो बार बता दिया है कि कक्षाएं क्या होती हैं भाई? क्रम से बढ़ती जाती है। यानी अगर दो है उसके बाद अगले में क्या हो जाएंगी? 3, फिर अगले में हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से क्रम से क्या होता है? ये बढ़ता जाता है, और जब बढ़ता जाता है तो हम सभी जानते हैं भाई परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और जब परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जो नाभिक होता है इसका अंतिम कक्षा पर जो होता है भाई बीच में की दूरी ज़्यादा हो जाती है तो आकर्षण कम होता है, और जब आकर्षण कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता भी क्या होती है? इसकी कम हो जाती है। भाई आप चुंबक लीजिए, दो चुंबक लीजिए, एक चुंबक के लोहा ज़्यादा पास में रखिए, एक के थोड़ा दूर रखिए, तो पास वाली चुंबक यानी जो जिसके लोहा ज़्यादा पास है वो चुंबक क्या होगी? लोहे को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, जबकि दूर वाली नहीं कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता में क्या होती है?
कमी होती जाती है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि आयनन विभव क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है। क्या होती है आयनन ऊर्जा? मैंने आपको बताया कि गैसीय अवस्था में किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा दी जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी, उसी को कहते हैं आयनन विभव कहते हैं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये क्या होती है? देखिए, कोई भी अगर कक्षा है यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, तो गैसीय अवस्था में उस कक्षा में किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा उसके द्वारा छोड़ी जाती है उसी को क्या कहते हैं? लब्धि एंथैल्पी कहते हैं या ग्रहण की जाती है। तो ध्यान रखना है, किसी भी कक्षा में प्रवेश कराने के लिए तो हम कह सकते हैं जी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों बढ़ता है। कक्षा, आपको ध्यान रखना है, कक्षा जितनी छोटी होती है लब्धि एंथैल्पी का मान उतना ही बड़ा होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर कक्षा छोटी होती है तो उसमें प्रवेश कराने में आसानी होती है। कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, आपको ध्यान रखना, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर अगर आप चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, यानी कि जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो ये चीज़ मैं डिटेल में आपको वहां पर बता दूंगा, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता क्यों? मैंने आपको बताया कि किसी भी आवर्त में अगर हम चलेंगे, यानी किसी भी आवर्त में अगर हम चलेंगे, तो भाई हमें पता है कि कक्षाएं तो समान है लेकिन आकार छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे आकार छोटा होता है, मैंने बताया छोटी कक्षा में लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, यानी जो रिमूव करता है ऊर्जा को वो ज्यादा करता है। तो यहाँ पर बड़ी है तो थोड़ी कम करेगा, जैसे जैसे घटता जा रहा है तो जो ऊर्जा होगी रिमूव होने वाली उसकी क्या होगी? वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे साथ ही साथ यहाँ पर है कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। अब वो क्यों घटता है मैं आपको बताऊं कि किसी भी अगर आप वर्ग में आएंगे तो कक्षाओं की संख्या जो है सिंपली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम एंथैल्पी चाहिए होगी तो वो ज़्यादा रिमूव करेगा, इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी तो थोड़ी से कम रिमूव करेगा, और यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होगी एंटर करने के लिए इस कक्षा में, तो थोड़ी और ज़्यादा क्या करेगा वो, यानी थोड़ी और कम क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है। अब देखिए धातुई गुण में क्या होती है? पहली एक या किसी भी अलग अलग आवर्त में अलग अलग होती है। एक या दो धातु जो होंगी, ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? अधातु। उसके बाद एक या दो बीच के उपधातु, और उसके बाद नीचे वाले होते हैं धातु। तो अधातु, उपधातु, उसके बाद धातु होते हैं। तो इनके धातुई गुण में जो होती है वृद्धि होती है। उसके बाद लास्ट आज का जो पॉइंट है वो है किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। संयोजी हम कह सकते हैं जो वैलेंसी होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, सबकी क्या होती है? समान होती है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s1। लिथियम का होता है देखिए 3 है ना, 1s2 और 2s1। मैं शॉर्ट में लिखूँ तो देखिए तीसरी कक्षा में तो उसके पास 3 कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा 3s1, दूसरे का होगा 4s1 यानी पोटेशियम का। तो इस तरह से होते हैं। तो अंतिम कक्षा में इनके जो होता है देखिए सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को त्याग सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर इसे 7 की जरूरत है कोई 7 इसको दे देगा, ये क्या करेगा? यहाँ से त्याग ही देगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या पर यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो ये तो हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए अगर सपोज कीजिए जल बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या मैं सिंपली आपको बताता हूँ NaCl का उदाहरण बताता हूँ। सबको पता है कि भाई Cl नेगेटिव होता है और Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, Cl में क्या होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। सोडियम की जो Na की कितनी होती है? 1 होती है, +1 है ना, यानी ये एक किसी को त्याग सकता है। और Cl क्या होता है? एक ग्रहण कर सकता है। अब देखिए होता क्या है, इस पर प्लस चार्ज क्यों आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। आपको बहुत ध्यान से देखना है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब जितने
परमाणु संख्या का मतलब क्या है कि इसके जो है इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। ध्यान रखना है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके होती है, प्रोटॉनों की संख्या। तो जब इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11, तो अभी क्या होते हैं एक दूसरे को भाई 11 माइनस के 11 प्लस के आवेशित कर देते हैं। इस पर सोडियम पे कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर त्याग देता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये क्लोरीन को दे देता है, और ये अपना अष्टक क्या है, पूर्ण कर लेता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन कितने बचे, 11। अब ये 11 10 को तो आवेशित कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी 10 माइनस से जो 10 प्लस वाले होते हैं कट जाते हैं। तो क्या बचता है, इसके पास एक प्रोटॉन बचता है और जिसपे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए NaCl में क्या होता है, Na होता है पॉजिटिव। सेम केस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर Cl की, अब Cl की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 17। इसका मतलब 17 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और 17 ही होते हैं इसके पास प्रोटॉन। अब ये क्या करता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है किससे, Na से, यानी कि सोडियम से। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है, 18, और प्रोटॉन कितने रहते हैं, 17। तो अब 17 जो प्रोटॉन है ये 17 इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर सकते हैं, मतलब चिन्ह हटा सकते हैं। लेकिन जो 18वां यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उस पर तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसलिए Cl के पास जो आता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है NaCl से रिएक्शन करने के बाद। तो किसी के ऊपर अगर 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं तो वो भी ऐसे ही आते हैं, 3 आते हैं तो वो भी ऐसे ही आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो उसे भी कमेंट कीजिए। अगर आप इसमें से किसी टॉपिक पर फुल वीडियो चाहते हैं अच्छे से डिटेल में, S ब्लॉग, P ब्लॉग, D ब्लॉग, उसे भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।